हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई में जो प्रीवियसली क्वेश्चंस हैं वे कर रहे हैं हेलो एल्कीन्स और हेलो अरीन्स चैप्टर के जनवरी 2023 अटेम्प्ट के। ओके। सो इसमें गाइस चैनल पे आप दूसरे भी प्लेलिस्ट देखिए जिसमें एग्जाम्पलर वगैरह एनटी अभ्यास दूसरे पीवाई क्यूज पिछले साल के, राइट, वो मैंने बहुत कुछ सोल्व कर चुका हूँ, तो आपको हेल्प होगी जरूर। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। Hydrolysis of an alkyl chloride is a slow reaction, but in the presence of NaI, the rate of the hydrolysis increases। और इसका रीजन ये दिया हुआ है कि आयोडाइड आयन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। सो जो पहला है वो तो ट्रू है, ठीक है। वो क्यों है अब उसको देखें। अगर NaI में यूज नहीं करता RCl के, फॉर एग्जाम्पल एल्काइल हेलाइड हो गया, उसको हाइड्रोलिसिस करता हूँ नो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप या तो आप H2O कर लो जिसमें लोन पेयर है यानी कोई चार्ज एंटिटी नहीं है, ठीक है, और इसका आप सपोज एक्वस KOH से यूज कर लेते हो, ठीक है, या इससे भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है जिसमें OH नेगेटिव आपका होता है। तो दोनों ही केस में जब आप ये रिएक्शन ये वाली होती है ना, जैसे इसमें ROH2 हो गया पॉजिटिव साइन और ROH प्लस पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस हो गया। सिमिलरली इसमें OH नेगेटिव डायरेक्टली अटैक करता है, निकाल देता है, तो ROH ये रिएक्शन होती है। लेकिन अगर इस रिएक्शन में मैं बीच में NaI या KI इनसे अगर यूज करता हूं तो ये बेसिकली कैटलाइज कर देते हैं रिएक्शंस, एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको रिएक्शन दिखा देता हूं उसमें कि देखिए RCl की जब फॉर एग्जांपल मैं NaI ही ले लेता हूं, इसमें KI पोटेशियम आयोडाइड भी आपको दे दिया जा सकता है। तो ये देखिए ये जो रिएक्शन है आपको क्या होता है, इसमें जनरली एक मीडियम होता है एसीटोन, और इसमें जो I नेगेटिव है वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ध्यान रखना आप, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये रिएक्शन हो जाती है RI ना। अगर आपको गाइज ये रिएक्शन नहीं याद आ रही है तो ये रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है, और या जिसको आप हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हो। तो ये तो एक बात हो गई ना। हमें तो ROH में करना है ना हाइड्रोलिसिस, तो RI में अब क्या होता है, अगेन HOH यूज कर लो या एक्वस KOH यूज कर लो, जो भी करना है कुल मिला के वो जो ओवरऑल इस पे ये अटैक करके निकलेगा और ROH बना देगा, ठीक है। समझ में आपको। तो ये जो जनरल ट्रेंड रहता है कि जो ये रिएक्शन होती है इज फास्ट। पहली बात तो ये होगी अगर मैं NaI यूज करता हूं तो ऑप्शन इज ट्रू। I नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। अब देखिए इसमें जो ये पहले NaI जो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर किया था, या फिर मैं डायरेक्टली H2O या OH नेगेटिव से कंपेयर करूं तो I नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, देन OH नेगेटिव और देन H2O, ये वाला ऑर्डर रहता है। तो ये तो समझ गया कि मैं I नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, तो यहाँ पे इससे पहले अटैक कर लेगा, ठीक है। और दूसरे में जो आपका इसका I नेगेटिव है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे करते हो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, तो इसमें इसका ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, और उस वजह से भी क्या होता है ये प्रीफर की जाती है। तो इसका मतलब A और B दोनों ट्रू है, और जो उसका रीजन है वो भी सही है, राइट। सो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। नाउ गाइस देखिए AgNO3 देख रहे हैं ना, और RCl है, इसमें बेसिकली क्लोराइड्स हैं। सो एक इसमें बहुत ही अच्छी एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है कि जैसे RCl है ना, कोई भी हेलाइड है लेकिन मैं RCl इसकी वजह से ले रहा हूँ, और अगर उसकी आप AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं, और ये बेसिकली टेस्ट भी है हेलाइड्स का, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो जब इसमें रिएक्शन होती है ना तो सबसे पहले क्या बनता है कि एक तो ये AgCl बन जाता है, ठीक है, जो इसमें आपको दिख रहा है, और प्रेसिपिटेट हो जाता है। साथ ही साथ एक ये इसका कार्बोकेटायन बन जाता है, और ये नाइट्रेट आयन इधर आ गया, ठीक है, समझ में ना हो। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने AgNO3 के साथ अगर कोई अल्कोहल लिया होता R-OH सपोज, है ना, तो इसमें क्या होता है ये अटैक करके इसमें ROR- बना देते हैं, एक ये रिएक्शन भी होती है, समझ में आपको। लेकिन अब क्योंकि इसमें ये पूछा हुआ है कि AgCl के बारे में ही पूछा हुआ है, तो मुझे यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल यही सोचो यहां तक। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये देखोगे कि जितने Cl यहां से निकलेंगे उतना ही यहाँ AgCl बनेगा, भैया Ag उतने Cl जितने Ag,
आई मीन जितने सीएल निकलेंगे उतने एजी। अब बात आपको ये देखना है कि कौन सा सीएल इसमें से एजी से जुड़ जुड़ के जाएंगे। AgNO3 वन इक्विवेलेंट है, ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये मत माने आप। अब आप इसको अगर एज्यूम करते हैं तो मैं एक काम करता हूं, इसमें इन सभी पोजीशन के कार्बोकेटायन बना देते हैं, और कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी पे, क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सीएल जो निकलेगा सीएल नेगेटिव वो फिजिबल रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से सीएल निकाल देता हूँ, यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बन गया विनाइलिक, ठीक है, इधर से सीएल निकला, ये हो गया फिनाइलिक। अब इधर बन गया ये प्लस, ये क्या हो गया, बेंजाइलिक पोजीशन पे हो गया, है ना। और इधर हो गया ये आपका प्लस इधर, ठीक है, ये हो गया टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब आप देखते हो कि विनाइलिक जो कार्बोकेटायन है इज वेरी अनस्टेबल, फिनाइलिक कार्बोकेटायन इज ऑल्सो वेरी अनस्टेबल, तो ये प्रिफरेबल नहीं है निकलना। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेबल कार्बोकेटायन है, और ये भी टर्शियरी कार्बोकेटायन भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये दो सीएल नेगेटिव आराम से एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएंगे। अब ये दो सीएल नेगेटिव AgNO3 2AgNO3 के साथ मिलकर आपका 2AgCl बना देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, TWO2, एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको एक समझ में आया होगा, ठीक है, ये बेसिक भी समझ में आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोर डेरिवेटिव्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 to 5,5 टेट्रामिथाइलहेक्सेन बाय क्लोरीनेशन इज। नाउ पहले तो इसमें ध्यान देखिए, आइसोमेरिक बोला है, यानी आइसोमर्स भी जितने होंगे वो आपको बताने हैं, और मोनोकुलर डेरिवेटिव्स हो गए, और ये हो गया। तो पहले 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन बना देते हैं। तो पहले तो ये क्या हो गया, CH3 इधर CH3, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और CH3 CH3 एंड CH3 हो गया 1 2 3 4 5 6 2 2 5 5। ओके, नाउ अब इसमें मोनोक्लोरिनेशन क्या होता है, जैसे अगर मैं CH4 को ले लेता हूँ, Cl2 रिएक्शन हो रही है फॉर एग्जांपल HNU या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये CH3Cl हो गया मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। आगे ऑब्वियसली CH2Cl2 CHCl3 एंड CCl4 भी बनते हैं, बट इसमें क्योंकि मोनोक्लोर डेरिवेटिव पूछा हुआ है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, अब क्या करना है आपको, सिंपल देखो कि कहाँ कहाँ यूज होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिमेट्री की बहुत वैल्यू जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस H को हटा के Cl यहाँ जोड़ दूँ, एक बन गया। इसी के बजाय अगर मैं यहाँ से हटाकर अगर मैं Cl यहाँ जोड़ देता, तब भी सेम प्रोडक्ट हो गया, सेम पोजीशन है ना। अगर इसको हटा के, ठीक है, मैं यहाँ लगा दूं, तब भी सेम, क्योंकि भैया ये तो एक ही उससे जुड़े हुए हैं ना। सिमिलरली अगर इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लगा दूं, तब भी वही सेम प्रोडक्ट है, बस इस बार काउंटिंग यहाँ के बजाय यहाँ से शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3 या 1 2 3। समझ में आया ना आपको। सिमिलरली इन पोजिशंस के लिए भी ऐसा ही है। तो अभी तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि एक तो जो प्रोडक्ट मेरा बन गया वो ये बन गया Cl, और जो ये वाला Cl है इन दिन पोजीशंस को इसने कवर कर लिया, इसको 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 इसको। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो है कि इनको तो मैंने देख लिया, अब इन CH2 को देखता हूँ, तो इसको हटा के मैं अगर यहाँ पे एक Cl जोड़ दूँ तो दूसरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली अगर इसको मैं ना टच करके, ठीक है, इस वाले का Cl पे ले लेता, तब भी ये वाला इसी से रिलेटेड ही होता। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे जब मैं Cl लगाता हूँ, राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा ये और ये पोजीशंस भी जो आपकी होगी वो टेकन इनटू अकाउंट हो गई, ठीक है। तो यानी सिर्फ दो कार्बन थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जिस पे आप Cl लगा सकते हो। लेकिन अब इसमें आइसोमेरिक पूछा हुआ है, तो अब आप इसमें देखो, इसमें CH2 है, तो इस वाली अगर मैं पोजीशन को फिर से अगर इस तरह से लिखूं कि CH2 था ना, तो H तो आइसोमर्स नहीं दिख रहे, Cl दिख रहा है एक बार, है ना, कोई दिक्कत। लेकिन इस केस में अगर आप जब Cl लगाते थे तो ये जो H है यहाँ आइसोमर्स बन सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ कायरल सेंटर, राइट। ये तो कायरल सेंटर नहीं है, दो H सेम हो गए। अब क्योंकि ये कायरल सेंटर है तो मैं ऐसे बना दूं, एक तो Cl अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन,
राइट। और इस केस में अब जो दूसरा हो जाएगा, इसमें एक Cl हो गया बिलो द प्लेन और एक हो गया इधर बिलो द प्लेन, ये सॉरी H है ना। तो बाकी का आप ऐसे लिख लो। तो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए इसमें, 1 2 एंड 3। इसके अलावा है ही नहीं, सिमेट्री है ना गाइज, इसके अराउंड जो ये बॉन्ड है इसके अराउंड सिमेट्री, जो ऐसे यहाँ है ऐसे ही यहाँ है। तो आप इससे आप समझ सकते थे। कभी कभी अगर आपको सिमेट्री बनाने में दिक्कत हो रही है कि ये कार्बन सेम है या ये सेम है, सबसे एक ईजी तरीका होता है नोमेनक्लेचर कर लो। नोमेनक्लेचर से थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता। भैया Cl यहाँ लगा रहा होता है या Cl एक यहाँ लगा होता है या यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता या यहाँ होता, एक सब में नाम सेम ही होता है ना। सिमिलरली इसमें भी अगर Cl यहाँ लग रहा है यहाँ लग रहा है तो उसमें भी नाम सेम हो जाता है। तो आई होप आपको गाइस समझ में आएगा। जो करेक्ट आंसर है आपका इज ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 3 आइसोमर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ order towards SN1 reaction for the following compound is। now guys SN1 रिएक्शन में क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल हैलाइड्स की बात हो रही है तो RCl ले लूँ अगर मैं, तो कार्बोकैटायन SN1 में पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, राइट। और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक कोई जुड़ता है उससे, राइट। नाउ जो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है ये आपका होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। अब वेदर जो कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल बन रहा है, राइट, कितना ज्यादा स्टेबल बन रहा है उतना ही आपका पता लगेगा कि उतनी ही रेट से आपका SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। तो बस कौन सा स्टेबल ज्यादा है, ऑर्डर वही ऑर्डर हो जाएगा आपकी स्पीड का, है ना, रिएक्शन का। अगर आप इन सब में देखते हो तो जैसे अगर मैं पहला ए ऑप्शन देखिए तो इसमें ये इसके बाद Cl जुड़ा हुआ था, यहाँ मैंने कार्बोकेट Cl नेगेटिव लिया, लीविंग ग्रुप निकाल दिया, ठीक है। और ये हो गया NO2, NO2 इज नॉट अ लीविंग ग्रुप, तो ये ऐसे ही रहेगा। दूसरा अगर ऑप्शन सेम देखते हो इसमें भी यही Cl था, ये निकाल दिया मैंने, OMe नहीं निकलेगा, ठीक है। अभी लोन पेयर था इस पर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब इसमें दोनों Cl है, ये तो निकल जाएगा, है ना, क्योंकि इससे ये बेंजाइलिक बन गए ना गाइस कार्बोकैटायन। लेकिन क्या ये Cl निकलेगा, नहीं। अगर Cl में इसको निकाल दूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो कि फिनाइलिक कार्बोकैटायन बन जाएगा, जो कि वेरी अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप नहीं है। तो अगर लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें तो सिंपल कुछ है ही नहीं, जुड़ा हुआ ही नहीं है, सिंपल यही कार्बोकैटायन बन जाएगा। ओके, अब इनकी सबकी अगर स्टेबिलिटी आपको देखनी है, अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटायन इसमें डिपेंड्स ऑन कि वेदर जो पॉजिटिव चार्ज है इज गेटिंग डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दीज substituents or whether this is getting increased, right? Now how we gonna decide ki whether NO2 or these the substituents I mean इनका effect क्या, right? How are they affecting these positive charge of the carbocation, right? Now उसके लिए you should know the concept of mesomeric effect और inductive effect, right? तो अब NO2 में we know कि -m होता है और माइनस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग -m होता है। जहाँ भी NO2 देख लूँगा कि मुझे पता लग जाएगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी इसकी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। नाउ OMe इसके केस में देखो आप, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर वी नो कि यहाँ पे +m हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन का क्या होता है, एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है और -I भी हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ -I भी है, लेकिन +m हमेशा -I से ज्यादा होता है। इसमें Cl है, ये है। नाउ अगेन गाइज ये भी एक अच्छा है, Cl के लोन पेयर की वजह से +m इफेक्ट हो रहा है, राइट। लेकिन Cl एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसमें क्या होता है -I भी इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, आप सर्च करना कि वाई -m इफेक्ट वाई -I इफेक्ट डोमिनेट्स +m इफेक्ट इन केस ऑफ हेलोजन्स। ये वीडियो बनाई हुई है, इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो, लेकिन बिकॉज इन केस ऑफ हेलोजन्स वी नो कि -I इफेक्ट इज का जो डोमिनेंस है वो इज मोर देन द +m इफेक्ट, राइट। और ये तो सिंपल आपको कार्बोकैटायन है, इस पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन में बस ये देख लो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है,
बी ऑप्शन में, क्योंकि इसमें प्लस एम में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं अंदर, ठीक है, तो बी ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें और इसमें ए और सी में दोनों में इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, पुश भी नहीं तो छोड़ो, खींचे जा रहे हैं, तो ये मेरे बाद में आएंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी, बस सेम टू सेम है महाराज। तो ये क्या हो गया अपना डी। अब इसमें इसमें ज्यादा इफेक्ट किसका है, NO2 बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका मतलब माइनस आई कम है थोड़ा इसमें ना, माइनस आई इतना अच्छा वाला नहीं है ये ग्रुप, है ना, वी नो दिस। सो इसमें सी हो जाएगा एंड देन ऑप्शन ए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया और ऑर्डर का भी यही हो गया आपका, जो RDS का भी हो जाएगा और जो रेट होगा रिएक्शन का वो भी इसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो BDCA, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप गाइज आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन्स इज, नाउ गाइज डाइक्लोरोबेंजीन में अब ये तीनों स्ट्रक्चर ऑब्वियसली दे दिए, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, राइट, एंड दिस इज हो गया आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। नाउ मेल्टिंग पॉइंट के केस में जब भी आप देखते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, जो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दी इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, राइट। तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कि वो कितने इजीली, समझो कि लेटिस स्ट्रक्चर में उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने एफिशिएंटली पैक्ड हैं, कितना, क्या उनके बीच में कुछ ज़्यादा गैप है, क्या स्मॉल गैप है ना, उसके अकॉर्डिंग लेट जस्ट सपोज कि ये जो मैंने ये इक्वल अलग अलग बनाए हैं, दीज आर नथिंग बट दी मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज, है ना, कंपाउंड। तो पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होती है मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है। नॉर्मली तो क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएगा ज़्यादातर आप, ठीक है। एक चीज़ पहले इस आप देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी जितना ज़्यादा, पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा तो आपकी सिमेट्री भी हो जाती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी हो जाता है, और जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया उतनी जल्दी ईजियर टू अकोमोडेट इन अ लैटिस स्ट्रक्चर, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, और स्पेस कम हो जाता है। नाउ अगर आपका क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट्स पैकिंग एफिशिएंसी से देख के डिसाइड हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, और उसी में आपका आंसर डिसाइड कर दें। लेकिन लेट जस्ट सपोज MP से आपका पूरा नहीं आ रहा है, तब उसके बाद आना है आपको, समझ रहे, पहले नहीं। अगर इससे रिजोल्व नहीं हो रहा है तब आओ आप, अगर इससे भी नहीं रिजोल्व हो रहा है तब आपको आना है आगे, यानी तब देखना है आपको इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन कितना हो रहा है। अब इस केस में अगर आप देखते हो तो पहली बात तो जो ये तो खैर जग जाहिर है, आपका ये जो क्वेश्चन होता है कि इसमें डाइक्लोरोबेंजीन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन जनरली ऐसे पूछते हैं कि इन तीनों में से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो उस केस में इजी स्ट्रक्चर हो जाता है कि भैया ये जो है ना, ये बिल्कुल जो इसका स्ट्रक्चर है ये इजी है बहुत, ये सोचो कि सिमेट्री है इस स्ट्रक्चर में, इन केसेस में सिमेट्री नहीं होती, और इस वजह से मैं कह देता हूँ जो पैरा है, राइट, उसका जो बॉइलिंग इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, और पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे तो आपका हो गया कि पैरा जो है आपका, पैरा का तो सबसे ज्यादा हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट आपके ऑर्थो और मेटा में ना, ऑर्थो से क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी से नहीं डिसाइड कर पा रहे हो आप, तो अब आना है आपको इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन में ना। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, तो अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं हो रहा है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से देख लो। अगर आप इन दोनों में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन देखते हो तो इसमें इसका जो डाइपोल है, देखिए ये वाला इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल ये, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ओवरऑल ये, तो जनरली क्या होता है, इसका म्यू ज्यादा होता है देन दिस। इसका वैसे भी वैल्यू बता दो तो इसकी म्यू की वैल्यू होती है 2.54 और ये हो जाता है 1.72, और वैल्यू याद भी नहीं है, लेकिन इसमें एंगल कम है ना, इसमें एंगल थोड़ा 120 डिग्री का ज़्यादा हो गया, इसमें 60 डिग्री का एंगल है, और तो ये वाला प्रेफरेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्थो देन
और म्यू जिसका ज़्यादा, डाइपोल आई मीन अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा, तो भैया उसको मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यार ये ऑर्थो देन आपका हो गया मेटा। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, यानी पैरा तो हो गया आपका ये, ठीक है, देन ऑर्थो हो गया, देन ये। तो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही वन ऑफ केस है, ऐसा आप कंफ्यूज मत हो कि ये इस तरह से, क्योंकि जनरली पैरा से ही पूछ लेते किसका हाईएस्ट है, इस बार इन्होंने ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पूछा है, देखिए पहला ऑप्शन है एक्वस केओएच, दूसरा ऑप्शन है एल्कोहलिक केओएच। मैंने इस पे खैर आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इस बार देखिए कि जैसे कोई हेलाइड है, ठीक है, इस वाले से आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, इसको देखिए CH3 और यहाँ पे सॉरी CH2 और Cl। अगर यहाँ पे मैं रिएक्शन करता हूँ एक्वस KOH से, एक्वस, और एक दूसरे केस है इसमें एल्कोहलिक KOH यूज करता हूँ, तो अगर आप एल्कोहलिक KOH यूज करता हो तो एलिमिनेशन इज प्रीफर्ड, और एक्वस KOH यूज करते हो तो न्यूक्लियोफिलिक है ना, SN2 रिएक्शन इज प्रीफर्ड। तो इसमें यानी अगर ये होगा तो इसमें क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा इस पर, Cl निकल देगा, यानी CH3 CH2 OH। लेकिन इसमें क्या है, एलिमिनेशन प्रीफर होगा, यानी जो ये H है ये निकलेगा, OH इसको बेस की तरह बिहेव करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये बैंड ब्रेक हो गया, तो इस केस में आपका एल्कीन बन जाएगा। तो ये केस होता है। तो एक्वस KOH है तो यानी वो एल्कोहल बन गया, OH नेगेटिव ने इस पे जोड़ के ये जोड़ दिया, KBr बन गया। तो दिस इज करेक्ट रिएक्शन। इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर नहीं है हमारा। अब दूसरा केस में देखो कि अगर इसमें आपसे ये पूछा हुआ है, ये इसमें भी डायरेक्ट इन्होंने ऐसे कर दी लेकिन एल्कोहलिक है, तो ये गलत आंसर हो गया। वैसे अगर आप इसमें गौर से देखोगे तो हाइड्रोजन भी नहीं है, तो एलिमिनेशन कैसे होगी इसमें, ठीक है। तो फिलहाल ये अल्कोहल नहीं बन रहा, तो ये आपका इनकरेक्ट रिएक्शन होगी। दैट मीन्स दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। ना आगे का भी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये वाला कंसेप्ट जरूर याद रखें, अभी इस पे बहुत ज्यादा चीजें पूछ जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो गया एनहाइड्रस Cl। तो आपको पता है एनहाइड्रस AlCl3 से, और इसका रिएक्शन होता है CH3COOCl AlCl3 हो गया। तो इलेक्ट्रो जो ये है लुईस एसिड होता है AlCl3, और आपका ये क्या बना देगा, CH3COO यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, राइट, और AlCl4 विद नेगेटिव चार्ज। नाउ अब ये सिंपल आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, एडिशन हो जाएगा Cl पे। नाउ ये तो Cl है, ऑर्थो पोजीशन पे प्रेफर की जाती है इसकी, ठीक है ना, ये होता है ऑर्थो पोजीशन पे प्रेफर करेगा। दैट मीन्स Cl के ये C बॉन्ड बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये रिएक्शन पता होगी ना आपको गाइस। तो ये आपका रिएक्शन बन गया, दैट इज करेक्ट रिएक्शन। करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट तो हो गया ये। लास्ट NaOH की अगर आप रिएक्शन देखते हो तो इसमें भी सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन है गाइस। बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड की जाती है, ठीक है। बेंजाइन इंटरमीडिएट की अगर आपको कंप्लीट रिएक्शन देखनी है तो मैंने बेंजाइन इंटरमीडिएट में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो जरूर देख लें। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये Cl है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है गाइज कि जब आप NaOH और HCl इस सब से लेते हो ना, तो ये बहुत अच्छी केस है। तो पहली बात तो ये डायरेक्ट ये वाला प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है, OH। ये बनता कैसे है कि OH नेगेटिव होगा इसका, यहाँ का एक H को निकालेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होके ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, और इंटरमीडिएट ये आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाता है। बेंजाइन इंटरमीडिएट को आप कैसे डिनोट करते हो, ओके। सो इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाता है, इसको आप, ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। अब नाउ सिंपल है गाइज। इसके बाद क्या होता है कि OH नेगेटिव इसमें फिर से रिएक्शन करता है, अटैक करता है, और ये यहाँ पे हो जाता है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और OH यहाँ पे आ गया। एसिड है HCl से प्रोटॉन लेके यहाँ पे H वापस जुड़ जाता है। तो कुल मिला के ये रिएक्शन बन जाती है OH फिनोल। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है गाइज उन वीडियोस में, तो आई होप गाइज आप उसको देखेंगे और समझेंगे। तो रिएक्शन ये भी सही है, ठीक है।
तो आई होप गाइज ये समझ में आया होगा, इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे वीडियो में। और कोई दूसरी वीडियोस भी है गाइज, जैसे एग्जाम्पलर, एन टी अभ्यास, पी वाई क्यूज, ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, उसको देखें। नेम रिएक्शन, IUPAC नोमेनक्लेचर की डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं, ठीक है। तो अगर वो देखेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। और थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको, सीरियसली, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज, बाय।